हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस एप्लीकेशन पर। बच्चों, ये आप लोगों का जो 21st डे हार्ड चैलेंज रखा गया है फॉर एस्टेट, है ना, उसी में ये आप लोगों का फर्स्ट डे का जो टास्क है जो कि दिया गया था आप लोगों को, है ना। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिसाइड करे हैं कि टास्क में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, है ना। तो उसी में ही बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वायर करा कि मैम प्लीज थोड़ा सा ना आप हमें बता दें, या फिर एक वीडियो से हमें थोड़ा और रिवीजन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वाली चीजें हमें हम लोगों को कवर करनी है और इस तरीके से करनी है। ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करने के लिए, वैसे मुझे पता है कॉन्फिडेंस याद रखना हमेशा तब आता है जब हम चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, बट फिर भी क्योंकि आप लोगों ने रिक्वायर करा तो मैंने डालना सही समझा। फर्स्ट डे यानी 17 जनवरी आज है आप लोगों की, और इसमें आपका पहला टॉपिक है बेटा बिजनेस कॉमर्स इंडस्ट्री डिफरेंस। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन एंड बिजनेस डिफरेंस। थर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप, JHF यानी जॉइंट हिंदू फैमिली। फिर पार्टनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी डिफरेंस। एंड फोर्थ है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस डिफरेंसेस। एंड फिफ्थ है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग और इंश्योरेंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, और हिंदी और रीजनिंग जो आप लोगों की ये वाले टॉपिक्स हैं, इनके सभी के टेस्ट आ जाएंगे आज इवनिंग में, आपके कोर्स में डल जाएगा। तो अभी आप लोगों ने कुछ से भी पढ़ लिया होगा। जो मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, है ना, उनको तो मैंने ये टॉपिक्स इवन जो क्रैश कोर्स है उसमें भी करवा रखे हैं। फुल कोर्स है उन्होंने तो टॉपिक्स करा है, हर टॉपिक वाइज MCQ कर चुके हैं। फर्दर उनको लग रहा है कि मैम एक बार रिवीजन मैम करवा दें। देखो मैं हमेशा अपने कोर्सेज को ना, जैसे स्टार्टिंग में पहले मैंने सोचा था कि रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, बट बच्चों ने बोला लाइव क्लास, है ना। इवन ये वाला भी मैं लाइव रखना चाहती थी बट रख नहीं पाई, बिकॉज आप लोगों के HPSC वाले स्टूडेंट्स है ना, भाई बहन है ना, उनके इंटरव्यूज चले हुए हैं। तो अभी हमारे इवनिंग में इंटरव्यूज होते हैं तो लाइव थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। बस ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, ये तो बेटा ये होता है कि कभी भी जब भी टाइम मिले, चाहे रात 12 बजे भी मिले तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। वरना लाइव क्लास तो विद इन वर्किंग आवर्स ही रखनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं ये करवा रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, और बस ये टॉपिक्स को आपको बार बार कवर कर लेना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर कर लेना, हो जाएगा आप लोगों का आराम से क्लियर। ठीक है, बस अब जैसे ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ, इसके MCQ और आएंगे। MCQ आपके इवनिंग में टेस्ट डल जाएगा, 25 क्वेश्चंस के MCQ होंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों का बिल्कुल एस्टेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो आपके कोर्स के अंदर ये टेस्ट डल जाएगा इवनिंग में। पहली बात मैं बता दूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ये वाली जो वीडियो है पहली वीडियो, ये यूट्यूब पे भी फ्री करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी 21st डे यानी 21 डे के चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं उनको क्या मिलेगा। जैसे आज फर्स्ट डे है, हमारा फर्स्ट डे है, आज है 17 जनवरी, तो 17 जनवरी का जो टास्क है वो आज इवनिंग तक डल जाएगा। फिर 18 जनवरी का जो टास्क है वो 18 जनवरी में इवनिंग तक डल जाएगा। 19 का टास्क है वो 19 को डलेगा। आप लोग ये ना सोचे कोर्स परचेज करके कि मैम इसमें तो ये चीजें नहीं है, इसमें तो ये नहीं है। बेटा एकदम रिकॉर्डेड नहीं डाल रहे, जिस दिन वो डे होगा उस दिन डल जाएगा इवनिंग तक। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है और चीजों को बस इनको ही कवर कर लेना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आप लोगों का जो डिफरेंस है बिजनेस, जो आप लोगों का बिजनेस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है। हालांकि मैंने PDF बनवा दी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वहम होता है PDFs का, ठीक है, इस वजह से। लेकिन मैं तो समझाती हुई आगे आगे चलूंगी, PDFs आप रीड कर लेना। देखो ये वाला कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो आप लोगों का यहाँ पे बिजनेस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है, ट्रेड में नहीं है। बिजनेस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिफरेंस है। तो सबसे पहले बिजनेस, फिर बिजनेस के अंदर दो चीज आती है, एक इंडस्ट्री आती है और एक आता है आप लोगों का कॉमर्स, यानी जिसको आप कॉमर्स बोलते हो। ठीक है, कॉमर्स के अंदर दो चीजें, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी व्यापार को सहायता करने वाली क्रियाएं, जिसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, तो इंडस्ट्री तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्या पढ़ते हैं हम लोग,
प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। याद रखना इंडस्ट्री क्या होती है, जब वो इंडस्ट्री किन्हें बोलते हैं, जब आप लोग छोटे रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसे प्रोडक्शन करती है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी सर्विस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सर्विस। और ट्रेड में, कॉमर्स में 2 चीज आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स में क्या होता है बेटा, जो बनी बनाई हुई चीजें हैं उनका ट्रेड किया जाता है, और उनको सहायता करने वाले क्रियाएं, वो सारा कॉमर्स का पार्ट होता है। तो यानी कॉमर्स क्या है, ऑल प्रोसेसेस है विच हेल्प तो ब्रेक द बैरियर्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स किस चीज में हेल्प करता है आपका, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के बाधाएं हैं उनको सोल्व करता है। तो इसके अंदर क्या चीज आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है, यानी व्यापार और व्यापार को सहायक करने वाली क्रियाएं। आई होप समझ में आई है। इंडस्ट्री मैं बता चुकी हूँ, उद्योग आप लोगों का। और इसके अंदर क्या होती है, जब आप लोग जब रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो आप लोग किसमें, प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में, उसकी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेयर गुड्स प्रोड्यूस बाय वन इंडस्ट्री और कंज्यूम बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। ट्रेड बता चुकी हूँ, जब बनी बनाई हुई चीजों को। ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत बारी पूछी गई है। ट्रेड में क्या होता है बेटा, जो बनी बनाई हुई चीजें हैं, लाइक आप लोग दिल्ली से लाके कपड़े बेच रहे हो, आप दिल्ली से लेकर आए कपड़े अपने घर पे और घर से अपने आसपास के लोगों को बेच रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजें बनाकर नहीं बेच रहे हैं, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, पहले समोसे बनाए, फिर आपने दुकान लगाई और दुकान में बेचा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर रहे हो, ट्रेड भी आप कर रहे हो, राइट। आई होप समझ में आया है। यानी ट्रेड में सिर्फ बाइंग और सेलिंग आती है किसी भी गुड्स की फॉर मनी। हम जैसे 800 रुपए का लाकर और 1800 रुपए में बेच दे किसी चीज को, उसे व्यापार कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। मैं थोड़ा जल्दी मोड में ही चलूंगी क्योंकि हम लोगों को थोड़े से कम टाइम में ही ज्यादा चीजें कवर करनी है। बेसिक डिफरेंस क्या है कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। कॉमर्स क्या है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आता है ना, और ट्रेड क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आता है, और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है। आई होप समझ में आ रहा है। अब बहुत हिंदी वाले बच्चों ये मत कहना मैम हिंदी में पीडीएफ दे दो, हिंदी में ही है ये बस सब कुछ, ठीक है, सारी चीजें समझ में आने योग्य ही है, थोड़ा तो सीखो आप लोग इंग्लिश। फिर भी अगर हो पाया तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगी आपके कोर्सेज में ही, ठीक है, हिंदी में करवा दूंगी कन्वर्ट, टेंशन मत लेना, ठीक है। डेवलपमेंट, बट मैं यूज कर रही हूँ इंग्लिश मीडियम वाली पीडीएफ को, ठीक है। इट गोट डेवलपमेंट इन जो आप लोगों का 12th सेंचुरी थी तब आई थी कॉमर्स आप लोगों की, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम से है, ये 18th सेंचुरी में आई है इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर कैपिटल, देयर इज अ नीड ऑफ लेस कैपिटल, जो आप लोगों की कॉमर्स है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, लेस कैपिटल की जरूरत होती है, इसमें भी लेस कैपिटल, बट जो इंडस्ट्री होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर हैवी कैपिटल की जरूरत होती है। जो कॉमर्स है उसके अंदर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड यानी ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल है। ट्रेड में तो ट्रेड ही आएगा, और जो इंडस्ट्री है वो बिजनेस का पार्ट है। सबसे पहले ऊपर बिजनेस, बिजनेस के अंदर 2 चीजें आती है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। यानी आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री बड़ा है, कॉमर्स बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, तो आपको याद रखना है बिजनेस बड़ा है, बिजनेस के अंदर 2 चीज आती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ये क्वेश्चन हजारों बार पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज बिगर, ठीक है, बिजनेस बड़ा है, इंडस्ट्री बड़ा है या कॉमर्स, तो आपको याद रखना है बिजनेस बड़ा होता है, ठीक है। फिर रिस्क, जो आप लोगों का कॉमर्स है उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट तो लो रिस्क, और आप लोगों का ट्रेड में भी कम रिस्क हुआ, लेकिन जब इंडस्ट्री आप बना रहे हैं तो हाई रिस्क होएगा, हाई कैपिटल लगेगी। डिपेंडेंट, इसमें डिपेंडेंसी बहुत कम होती है क्योंकि ये तो खुद ही जो फिनिश गुड है उनको सेल करने का काम करता है ना। लेकिन जो आप लोगों की क्या बोलते हैं ये इंडस्ट्री है उसमें ज्यादा डिपेंडेंसी पाई जाती है, ये ज्यादा डिपेंड होता है कॉमर्स पे। ये एक बार ही पॉइंट्स पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, इजी पॉइंट्स है। आगे चलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां से एक फीचर से क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों के पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस फीचर से, तो इस चार्ट को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले कह रहा है कि बिजनेस के लिए कोई भी बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कैसा भी कोई भी बंदा बिजनेस कर सकता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए पैसे नहीं है, इतना जीवन यापन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं है, तो एक चाय की दुकान खोल के बैठ सकता है। चाय बनाने वाला कोई भी हो, चाय बिक ही जाएगी, राइट।
तो ऐसा ही है, बिजनेस के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी नहीं है। चाय बेचने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। एक बाल्टी लेकर आओ, मतलब एक जो चाय रखने वाली कैन होती है वो लेकर आओ, कप्स लेकर आओ, और थोड़ा जो चाय को बनाने के लिए चीजें हैं वो वाली सारी चीजें लेकर आ जाओ, बस बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, है ना। तो बिजनेस के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन के लिए पढ़ना है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप सीधा ही काला कोट पहन के लॉयर नहीं बन सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट। आप एम्प्लॉयमेंट, फिर थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी चीजें जरूरी नहीं है। हो सकता है मे बी बहुत सारे बच्चे किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, यानी बेटा नौकरी करना चाहते हैं, है ना। तो नौकरी के लिए कुछ भी चीजें जरूरी नहीं है। हो सकता है मतलब मान लो किसी बंदे को हाउसमेड चाहिए, तो हाउसमेड के लिए कोई पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है, या किसी बंदे को ऐसी हाउसमेड चाहिए जिसको पढ़ाना लिखाना भी आता हो, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़वाएगा भी उनसे ही, है ना। तो ऐसे ही तो सबकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसके अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट, बस एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बस ये नहीं होता कि इतनी क्वालिफिकेशन इनफ है या इतनी कम से कम होनी चाहिए, राइट। तो सबकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू नीड हो सकती है ये सब। एम्प्लॉयमेंट में इतना जरूरी भी नहीं है सारी चीजें, या फिर ना हो ऐसा भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू चीजें वेरी करती रहती है, बस इसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तभी वो सर्विस एग्रीमेंट माना जाता है कि हम तुम्हें इतने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं। सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसके अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके पब्लिक से सीधी डीलिंग होती है और प्रॉफिट को कमाया जा सकता है। और प्रोफेशन में क्या होता है, पर्सनलाइज एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, लाइक सबकी सर्विसेज अलग हो सकती है। बिजनेस में लाइक किसी ने लक्स का साबुन खरीदा तो चाहे मैं खरीदू, चाहे ऐश्वर्या राय मैम खरीदे, चाहे अमिताभ बच्चन सर खरीदे, या फिर आप खरीदे, सबके पास लक्स की साबुन सेम आएगी। लेकिन प्रोफेशन में क्या होएगा, हो सकता है मैं अभी अपने बच्चों को, स्टेट वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो ऐसे पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं है एपी वाले बच्चों को भी ऐसे पढ़ाऊं। लाइक मैंने कभी 11th क्लास को ये वाला चैप्टर पढ़ाया हो तो शायद ऐसे ना पढ़ाया हो, समझ रहे हो। तो यानी जो सर्विस है वो पर्सनलाइज होती है, यानी डॉक्टर सभी को एक जैसी दवाई नहीं दे सकता है, उनको अकॉर्डिंग टू पेट दर्द अलग, सर दर्द अलग, ये सारी चीजें, यानी सर्विस मैन टू मैन वेरी कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट भी वेरी कर सकती है, क्योंकि वर्क एज पर सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट या रूल्स रेगुलेशन, यानी हो सकता है मैं ऐसा टीचर रखना चाहूँ जो वेल प्रिपेयर्ड या वेल डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन कोई ऐसा स्कूल या कॉलेजेस हो जहाँ पे वेल डिसिप्लिन्ड या रूल्स वाली जरूरत नहीं है, बस पढ़ाना आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो वही चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट में अपनी चीजें अलग अलग वेरी कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन इसमें प्रोफेशन में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए। रिटर्न और रिवॉर्ड बिजनेस का प्रॉफिट होता है, और जो प्रोफेशन होता है उसमें प्रोफेशनल फीस, लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो प्रोफेशनल फीस ले रही हूँ, मैं कुछ फीस चार्ज कर रही हूँ आप लोगों से। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भाई बिजनेस में ज्यादा होती है, तभी तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रोफेशन में क्या होता है, कैपिटल लगती तो है लेकिन लिमिटेड एक तरीके से, उसके बाद हम अपना अर्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती, हम जब चाय की दुकान में, टपरी में काम कर सकते हैं चाय पकड़ाने का, राइट। फिर रिस्क, भाई बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, तो प्रॉफिट भी अनसर्टेन है और रिस्क भी होता है। लेकिन आप लोगों का प्रोफेशन है उसके अंदर भी जो फी है वो रेगुलर होती है, सम रिस्क तो होता ही है भाई। हमारे जो पेरेंट है उन्होंने एडमिशन तो करा दिया, अब हम पढ़ नहीं रहे हैं तो रिस्क तो है ही ना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उतना रिस्क क्या, बिल्कुल ही रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमारी 1 तारीख को सैलरी आ ही जाएगी अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया जा सकता है। आज मैं बिजनेस चला रही हूँ, मान लो मेरी एक शॉप है और मैं आज चला रही हूँ, कल को मैं ना रहूं तो हो सकता है मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, कोई भी चला सकता है। लेकिन प्रोफेशन में मैं डॉक्टर हूं तो मैं मर गई कल को, और मेरी माँ जो डॉक्टर नहीं है, क्या वो मेरा प्रोफेशन चला सकती है? नहीं चला सकते। मेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, चला सकती है? नहीं चला सकती है। लाइक ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में, अगर मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ या गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ और मैं कल को ना रहूं तो मेरी जगह पे कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या पता उनको पढ़ाना आता है, नहीं आता है, राइट। तो इसमें भी नॉट पॉसिबल है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कुछ बिहेवियर या कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में भी। और ये सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे खत्म होता है, और यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों के फीचर से, तो आपको याद रखना है। अब आता है बेटा थर्ड चैप्टर, बोल लो आपको, और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए एस्टेट के पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 21 दिन का जो हार्ड चैलेंज है उसके अंदर जो भी चीजें कराई जाएंगी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेंगी, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप लोगों को हमेशा
बेटा मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है, आप लोग ना हमेशा पीडीएफ के पीछे भाग रहे होते हो, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि बेटा कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, बेटा कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, और बार बार चीजों को जितना हो सके रिवीजन करो, रिवीजन करो, ठीक है। तो आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए मुझे। और दूसरा, क्या जितना मैं करा रही हूँ उतना पढ़ते रहिए, ठीक है, जितना कराऊं उतना पढ़ते रहना बस। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो पॉइंट ऑफ जो आप लोगों का डिफरेंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, है ना, कहां गया, एक मिनट, यहां से उल्टा लग गया बेटा, सॉरी है। देखो पहले ही पढ़ते हैं। सोल ट्रेडिंग, जो अकेला बंदा बिजनेस करता है, और पार्टनरशिप फार्म में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो मीनिंग होता है वो ओन्ड या कंट्रोल बाय 1 पर्सन होता है। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पर्सन अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। सोल प्रोपराइटर में 1 पर्सन काम कर रहे हैं, और पार्टनरशिप में 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पर्सन होते हैं, ठीक है। रजिस्टर, इसमें सोल प्रोपराइटरशिप यानी अकेले बंदे के बिजनेस करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता तो नहीं होती, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा दो तो बहुत अच्छा है, बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट महाराष्ट्र में कंपलसरी है, इंडिया के सिर्फ महाराष्ट्र में पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, बाकी कंपलसरी नहीं है। बाकी आप करवा सकते हैं 1932 एक्ट में के तहत पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा क्या होता है, ये आप लोगों ने पहले भी क्लास में मैंने पढ़ाया है कि रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा ये होता है, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस कर सकता है, समझ रहे हो, आपके साथ किसी ने धोखा किया तो लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी मतलब अगर कल को लॉस हुआ तो लॉस कौन बियर करेगा, तो सोल प्रोपराइटर मतलब एकाकी व्यापार, जब अकेला बंदा कोई भी व्यापार कर रहा है तो वो अकेला बंदा ही लॉस बियर करेगा। भाई लाइबिलिटी का सीधा मतलब समझा करो लॉस के टाइम, ठीक है। तो लॉस अकेला बंदा ही करेगा, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर जो भी जितने भी जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मतलब कल को लॉस हुआ तो घर बंगला गाड़ी सब बिकेगा, इसे बोलते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। तो जॉइंट और सेवरल जिनकी भी जो भी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कल को पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ तो घर बंगला गाड़ी सब बिकेगा, ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी, जो कैपिटल है वो सोल प्रोपराइटर, अकेले बंदे की बिजनेस है। मान लो कल को मैं दुकान खोल के बैठी हूँ सूट की, साड़ीज की, तो मेरी खुद की कैपिटल है ना, खुद का पैसा लगा है। लेकिन पार्टनरशिप खोल के बैठी तो सबका कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है और कैपिटल ज्यादा हो जाती है, यानी पैसे। अब मेरे पास 50,000 रुपए है, मैं सिर्फ 50,000 लगाकर दुकान खोल सकती हूँ, लेकिन हम जैसे मेरी जैसे 3 बंदियां है तो 50,000 रुपए लगाकर आप एक दुकान खोल लेंगे, 1.5 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे ये बोल रहा है, ठीक है। सिक्रेसी, जब अकेला बंदे का बिजनेस है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितना कम प्रॉफिट हो रहा है, ये एक सीक्रेसी रहेगी, किसी को बताओगे नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में तो सारे पार्टनर्स को पता चलेगा, ठीक है। पार्टनर्स के अंदर सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर है उसके बाद आप लोगों की, हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली, और आप लोगों का क्या है बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, यानी जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी आप लोगों का जिसे बोल दो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर बहुत सारे जो जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। अगर कोई भी बंदा जॉइंट हिंदू फैमिली यानी पूरा परिवार के अंदर, यानी क्या बोलूं मैं आपको, संयुक्त परिवार, हाँ, संयुक्त परिवार में जन्मा है और उसका कोई बिजनेस है तो वो जन्म से ही पार्ट हो जाता है, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, ये पहला पॉइंट नंबरिंग गलत हो गई है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये सही कर लेना, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है। मैनेजमेंट जो करता है वो मेन मैनेजमेंट करता है, और बाकी जो बंदे होते हैं उनको को-पैशनर बोला जाता है, ठीक है। फिर है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके अंदर क्या होती है, लेस बिजनेस सीक्रेसी होती है, लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें सीक्रेसी होती है, सारी बातें फैमिली में रहेगी बस, ठीक है। और जो स्टॉक कंपनी है यानी कंपनी में जिसकी किसकी चलती है मैनेजमेंट में, बीओडी की, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वही लुक आफ्टर करते हैं। जो मेन होते हैं वो तो शेयर होल्डर होते हैं, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए, यानी शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कौन होते हैं, बीओडी, यानी बड़े कौन हुए, शेयर होल्डर्स, और उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कौन होते हैं, बीओडी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे स्कूल है, स्कूलों की काफी ब्रांच है, लाइक डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी काफी ब्रांच है। तो हर जो मालिक है वो हर डीपीएस में तो बैठ नहीं सकता है, ठीक है,
जो मेन मालिक है, हो सकता है वो हर डीपीएस में तो बैठ नहीं सकता है, तो इसलिए एक प्रिंसिपल अपॉइंट कर देता है ताकि उस स्कूल का वो प्रिंसिपल मतलब वो कर ले पूरा मैनेजमेंट, इस स्कूल का अपना प्रिंसिपल, इस स्कूल का अपना प्रिंसिपल। तो ऐसे ही ये किसके द्वारा अपॉइंट हुए? शेयर होल्डर के द्वारा। ऐसी कंपनीज होती हैं। तो बीओडी होते हैं वो मेन मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कंपैरेटिवली अगर कल को खर्चा खर्चा हुआ, या फिर स्टेबिलिटी में बोल दूं कल को करता मर गया, तो कौन बनेगा उसका करता धरता? तो अगला जो सीनियर मेंबर होगा, लाइक अगर पापा घर में अवेलेबल है तो पापा एचओडी होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, एचओएफ है ना, हेड ऑफ द फैमिली। अगर कल को पापा ना रहे तो मम्मी बन जाएगी, या फिर पहले अभी दादाजी हैं हमारे, है ना, हेड ऑफ द फैमिली। अगर वो नहीं रहे तो पापा बन जाएंगे। लाइक सीनियर मोस्ट फैमिली वही करता होता है। फिर है उसके बाद कंपनी। कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में, पहले कौन सा था? जो पहले वाला एक्ट था वहां था। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होती है, नहीं होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन कंपनीज में होती है। हिंदू ससेशन एक्ट कौन सा है? 1956 है। ठीक है। और जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 है। फिर फॉर्मेशन है जो कंपैरेटिवली सिंपल और इजी है। ज्वाइंट हिंदी फैमिली में अगर एक बार जन्म गए तो उनके बिजनेस का हिस्सा अपने आप हो गए। ठीक है। लेकिन जो ये आप लोगों का कंपनी है उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है फॉर्मेशन के टाइम। ठीक है। जो कंपनी है वहां पे वन शेयर वन वोट का काम करता है, एक तरह का वोटिंग राइट। फिर है आप लोगों का, एक सेकेंड, बेटा मैं वही बोल रही हूँ। हाँ। हम्म। देखो, अब है आप लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट हिंदू फैमिली का थर्ड डिफरेंस। ये भी याद रखना है, नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, आप कर लेना। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले ये मेन जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा। कहेगा वन मैन वन मेंबर वन वोट का किसका रूल होता है? वन मेंबर, एक आदमी का एक ही वोट होगा, चाहे उसका कितने भी शेयर हो। ठीक है। तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वन शेयर वन वोट वो होता है कंपनी का। ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को, दिमाग में रखना है ये चीज, यहां से ही क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है 1912, कंपनीज एक्ट है 2013। ठीक है। फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 1912 एक्ट के तहत करवाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कराकर कंपनी बना सकते हैं। ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज दोनों में होती है, बस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपैरेटिवली चीपर होती है, सस्ती होती है, बट टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन कंपनी में टाइम कंज्यूमिंग कम होती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होती है, और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है उसमें स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। ठीक है। दोनों में ही इवन स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस दोनों का ही है, ध्यान रखना है एक बारी। लेस सीक्रेसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है और कंपनी में भी लेस। ये सिमिलैरिटी के पॉइंट हो गए और डिफरेंस के हो गए। बस ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है जब 10 अडल्ट बंदे मिलकर, कम से कम 10 अडल्ट, ठीक है, 10 अडल्ट बंदे मिलकर एक सोसाइटी का गठन करते हैं। बट वो किनके लिए काम करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी के लिए काम करेंगे, नहीं, उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर है ना उन सभी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है बेटा, फिर से बता रही हूँ, वैसे मेरे क्लास वाले बच्चों को तो अच्छे से आता होगा, उनका तो रिवीजन ही हो रहा है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें नए भी जुड़े हैं तो इसलिए दोबारा से बता रही हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 अडल्ट बंदों से मिलकर बनी होती है, जो 10 समझदार बंदे हैं उनसे, और इसके अंदर कम से कम 10 समझदार बंदों से मिलकर बनी होती है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर है ना उन्हीं के वेलफेयर के लिए, उन्हीं के भले के लिए काम करती है, बस ये नहीं पूरी दुनिया के लिए काम कर रही है, ये बात ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है। बाकी मैंने करवा दिया है। ठीक है। अब चलते हैं आगे और इसका टेस्ट भी दे लेना आप लोग। अब है आगे पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अलग है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज बोला था, बट ये एक बारी देखो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तो हम पढ़ेंगे ही, उससे पहले एक बारी पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइज में अंतर और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। प्राइवेट इंटरप्राइजेस और पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो प्राइवेट में कितने आते हैं बेटा? आपने प्राइवेट में क्या क्या था? सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप,
ठीक है, सोल एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या था? पार्टनरशिप। तीसरा क्या था भाई? जॉइंट हिंदू फैमिली। चौथा क्या था भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पांचवा क्या था भाई? कंपनी। और पब्लिक इंटरप्राइजेस में क्या आते हैं बेटा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी, ये पब्लिक में आते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखें, इस चार्ट को कहीं ना कहीं बना लें। मेरे बच्चों को आता होगा, मुझे पहले से पता है, बट फिर भी उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए हैं, ठीक है। अब देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कौन है बताओ? अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। अगर कह रहा है कि शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो प्राइवेट कंपनी है जो प्राइवेटली करी जाती है, ठीक है। मिनिमम मेंबर कितने होंगे बताओ? मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। पब्लिक कंपनी कह रहा है, एक पब्लिक कंपनी में जो ऐसी पब्लिक कंपनी जो मिनिमम मेंबर, सॉरी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, बस इसका मिनिमम मेंबर इसमें 2, इसमें मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, देयर इज नो कंपलसरी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। फिर है ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो पब्लिक कंपनी वो कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। मिनिमम कैपिटल कितनी है भाई? पेड अप कैपिटल 1 लाख, और इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है, ठीक है। फिर है प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है, ठीक है। इन प्राइवेट कंपनी स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड, और ए प्रोस्पेक्टस इज कंपलसरी। ये प्रोस्पेक्टस जैसा या इशू कर भी सकते हैं और ना भी, बट प्राइवेट कंपनी, सॉरी, पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है, ध्यान रखना है आपको। अब आता है ये जो कि पब्लिक कंपनी में बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। याद रखना है, पब्लिक कंपनी इज डिफरेंट, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 3 चीजें आ जाती हैं, क्या क्या? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आप लोगों को क्लियर है माय डियर। स्टैट्यूटरी में बस एक चीज ध्यान रखना है, जिनके अपने अलग एक्ट बने हुए हैं। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, जिनकी वैधानिक वो करके क्या बोलते हैं इसको, अस्तित्व है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। लाइक जिनका एक्ट बना हुआ है, लाइक आरबीआई, आरबीआई एक्ट है ना, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेबी का अपना अलग एक्ट है, एसबीआई का अपना अलग एक्ट है। ये सारी कंपनीज, सीधी सी बात है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सी होती है? जिनका अपने आप में एक अलग अस्तित्व है, जिनका अपना अलग एक लीगल एंटिटी है, एक अलग से एक्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है। देखो, बाय स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में है, होली ओन्ड गवर्नमेंट है ये, और ऑटोनॉमी क्या है? सफिशियंट है इनकी, यानी स्वतंत्रता कितनी है इनकी? सफिशियंट है ये। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मॉडरेट है, ठीक है, यानी पीपल पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मॉडरेट है। एक बार इनको और पढ़ लेते हैं, फिर आगे इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? जिनका सीधा रिलेशन मिनिस्ट्री से होता है, जिनका अलग से एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं, लाइक रेलवे हो गया आप लोगों का, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राम, ये वाले सारी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये वाले फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी अलग से। गवर्नमेंट कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है भाई? कंपनी, यानी 51% शेयर जिसका गवर्नमेंट के पास है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसे बोलता है गवर्नमेंट कंपनी। आई होप क्लियर है तीनों चीज। ये तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? एक्ट है जिनका, डिपार्टमेंटल जिनका अपना अलग से डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट 51% शेयर कैपिटल है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। आई होप क्लियर है। इससे ज्यादा रिविजन नहीं कर सकते हैं आप लोग, इन्हीं वीडियोस को बार बार देख जाना, मैं कह रही हूँ पक्का क्लियर हो जाएगा एग्जाम। और यहां से तो सीधा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से एग्जाम्पल आते हैं भाई। आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चर, ये एलआईसी, जीआईसी, सेबी या आरबीआई एक्ट करके दे देंगे, कौन सा किसका एग्जांपल है? स्टैट्यूटरी का एग्जांपल है, डिपार्टमेंटल का या गवर्नमेंट का? तो आपको याद रखना है, एलआईसी, जीआईसी, सेबी, एसबीआई, आरबीआई, ये किसका एग्जांपल है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, ये किसका एग्जांपल है? डिपार्टमेंटल का। और सेल, जेल, बेल, ये किसका एग्जांपल है? ये कंपनी, ये नवरत्न, महारत्न, किसके एग्जांपल है? ये गवर्नमेंट कंपनी के। बाकी एक बार ही देख लेते हैं। देखो बेटा, फॉर्मेशन कैसे, इनका तो अलग एक्ट होता है, इसकी मिनिस्ट्री होती है, और ये क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, यानी जो शेयर कैपिटल के थ्रू इनका होता है, ठीक है।
फिर है इनमें नो ऑटोनॉमी, खुद का कोई ऑटोनॉमी नहीं होता, सारी डिसीजन इंडस्ट्री यानी मिनिस्ट्री से लिए जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में हाईएस्ट ऑटोनॉमी होती है, खुद अपने हिसाब से चीजें कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फंड्स। फंड्स इसमें कौन करता है? फंड्स ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज जो इंक्लूड होते हैं, इश्यूज, शेयर इशू भी किए जाते हैं, डिबेंचर भी, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फंड की सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग फाइनेंस किए जाते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें भी क्या शेयर इशू करे जाते हैं और डिवेंचर्स भी। तो ये ध्यान रखना है, बेसिकली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, ये वाला रीड आउट कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया है। अब है बिजनेस सर्विसेज, ये आप लोगों का अच्छा टॉपिक है, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है बेटा? जब सर्विसेज का बिजनेस किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज एक तरह का, ठीक है, जिसके अंदर जैसे टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे किसके कौन सी सर्विसेज है? लाइक आप लोगों की ये जो प्रोफेशनल जो होते हैं ना, ये कॉस्मेटिक वाले, क्या बोलते हैं इसको, पार्लर्स वाले, ये भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, इसी का पार्ट है ना? ओके, देखो, तो ये क्या हो रहा है, ये इसी का पार्ट है। बस बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला है सर्विसेज में क्या पढ़ना है आप लोगों को। सर्विसेज और गुड्स में क्या अंतर है? गुड्स होते हैं उनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, यानी फिजिकली वो दिखाई दे रही होती है। सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, एक डॉक्टर पेट दर्द की अलग दवाई देगा, सर दर्द की अलग, लेकिन गुड्स में लक्स साबुन सभी को यानी होमोजीनियस एक जैसी मिलेगी। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती, गुड्स टेंजेबल होता है। इनकंसिस्टेंसी होती है सर्विसेज की, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी मतलब वही कि एक बार अलग, एक बार अलग, अगली बार अलग, सेम टीचर भी अलग अलग पढ़ाएगा। आज मैं जैसे क्लास दे रही हूँ, सोच हो सकता है एपी वालों की अलग क्लास देती हूँ, है ना। इनसेपरेबिलिटी, कभी भी सर्विस और बंदे को अलग नहीं कर सकते हो आप। जैसे लाइक मुझसे अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे और टीचिंग को अलग से नहीं देख सकते हो, ठीक है, लेकिन गुड्स को देख सकते हो, है ना। अब अंबानी जी और उनकी बनाई गई साबुन को अलग से देख सकते हो ना? हाँ, देख सकते हो। तो सर्विसेज की क्या क्या मतलब एक बोल दो फीचर्स होती है। इंटेंजिबिलिटी, सर्विस इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। इनकंसिस्टेंसी, एक जैसी नहीं होती है। इनसेपरेबिलिटी, सेपरेट नहीं कर सकते हो। इन्वेंट्री या स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, यानी इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। फिर है टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी होती है? बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस मतलब जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस। सोशल सर्विस लाइक वेलफेयर को, व्हीकल्स को हेल्प करना। और पर्सनल सर्विस लाइक पार्लर, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, ये सारे हो गए। बैंकिंग सर्विसेज को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, और इंश्योरेंस को, और उसके इंश्योरेंस के प्रिंसिपल को, यही से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो बेटा, बैंकिंग सर्विसेज आप लोगों के क्या होते हैं बैंकिंग में? जैसे टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सीधा सीधा एग्जांपल है, जो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए होते हैं उनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ऐसे बैंक जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? मतलब कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह काम करते हैं, लाइक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह खोले, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बंदों के द्वारा खोले गए होते हैं, उन्हीं के वेलफेयर के लिए उसे कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, ठीक है। और आप लोगों का ये स्पेशलाइज्ड बैंक, लाइक हर चीज के लिए स्पेशल बैंक खोला गया, लाइक एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक है ना। और आप लोगों का नाबार्ड हो गया, एग्रीकल्चर के लिए खोला गया स्पेशली। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब जैसे आरबीआई है आप लोगों का, जो सभी को रेगुलेट करता है, वो सारा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक जो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस करते हैं, देखो बेटा, प्राइमरी फंक्शन होते हैं एक तो, और एक सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कार्य। लाइक आई एम अ टीचर, तो मेरा प्राथमिक कार्य क्या है? मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन स्कूल वाले, कॉलेज वाले और भी अदर काम करवा ले, लाइक जनगणना में हमसे कुछ काम करवा रहे हैं, या फिर कहीं और ड्यूटी लगा दे रहे हैं, तो वो मेरा सेकेंडरी काम है। लेकिन प्राइमरी क्या है? मेरा टीचिंग, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक का प्राइमरी काम क्या है? जो एक्सेप्टेंस करेगा, यानी पैसों को एक्सेप्ट करेगा, लेंडिंग करेगा, ई बैंकिंग, रेमिटेंस, ये बाकी सारे जो अदर फंक्शन हो गए, ये इनके अदर फंक्शन हो गए। यानी ये दो तो प्राइमरी है, एक्सेप्टेंस और लैंडिंग, तो बाकी ये क्या हो गया? अदर फंक्शन हो गए। लाइक ई बैंकिंग भी प्रोवाइड करवा रहा है, रेमिटेंस भी कर रहा है, यानी फंड और चेक फैसिलिटी भी दे रहा है, डिपॉजिट फंड्स, ये सारी चीजें भी कर रहा है, ठीक है। ध्यान देखना है। ईएफटी की फुल फॉर्म आ जाता है एनईएफटी, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आती है, लिख लेना। एनईएफटी की फुल फॉर्म आ जाती है कई बारी नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एटीएम क्या आती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये क्या है आप लोगों का? ई बैंकिंग के पार्ट है,
ठीक है। ई बैंकिंग क्या होता है, जब बैंक करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इधर से उधर कर सकते हैं ऑटोमेटिक, जब हम पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से, निकालते भी हो। डेबिट कार्ड जितने अकाउंट्स में पैसे है उसका यूज कर सकते हो, ये प्लास्टिक कार्ड है ना, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या, जितने पैसे है भी नहीं ना तो उससे ज्यादा ले सकते हो एज अ लोन, ठीक है, उसे क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड रेड कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये भी पता होगा। फिर ऑनलाइन बैंकिंग यानी ट्रांसफर कर रहे हो आप इधर से उधर, 2 मिनट में गूगल पे कर देते हो आप लोग मुझे, तब फीस देकर और मुझे मेरे कोर्सेज से जुड़ जाते हो। ठीक है, देन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्या है, एक सर्विसेज का ही पार्ट है। आप लोगों ने एक ऐसा इंश्योरेंस जो कंपलसरी है, बताएंगे आप, बट दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, कैसे बताएंगे आप। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कौन सा कंपलसरी है बेटा, व्हीकल इंश्योरेंस क्या है, कंपलसरी है, सभी को कराना जरूरी है, राइट, वरना तो क्या हो जाएगा भाई, वरना तो क्या पड़ेंगे पुलिस के डंडे, है ना, वरना फाइन लग जाएगा। तो वो क्या है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है, ये तो जो कंपलसरी है वो तो मोटर इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है ना, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होते फिर भी लोग कराते हैं, क्यों, रिस्क को कम करने के लिए या अनसर्टिनिटी को कम करने के लिए, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं, यानी रिस्क को कम करने या अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए ही इंश्योरेंस कराया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या क्या है इंश्योरेंस के, प्रोवाइड सर्टेनिटी, भाई हमारे पास हमारी लाइफ अनसर्टेन है, कल को नहीं पता मैं कब मर जाऊं, तो मुझे लगे मेरे अपनों को मेरे मरने के बाद कोई दुख ना हो, तो इसलिए वो पैसों का जुगाड़ करना या फिर किसी और चीज का, तो वही चीज है क्या, सर्टेनिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, हाई रिस्क होता है, रिस्क शेयर करना। लाइक कल को मैंने घर का इंश्योरेंस कराया, घर में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, वरना तो मैं तो साथ में घर के और हॉस्पिटलाइज हो जाती, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, है ना, ऐसे। तो कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, है ना, तो कई बार ऐसा क्या होता है, हम लोगों को रिस्क को कम करने के लिए करना होता है ये सारी चीजें। ओके ओके, पता है, फिर ये अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, है ना, तो अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं लोग, इंश्योरेंस लेते हैं। और हम सब लोग बेटा ये वाली चीजें ऐसी है ना जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैम को तो बताना है ना एक बारी, है ना, ताकि आप लोगों की चीजें समझ में आए। और मैं फिर से बता रही हूँ, जो मेरे वाले स्टूडेंट है ना क्रैश कोर्स के, फिर भी जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कोर्स की तरफ आना चाहते हैं ना 21 डेज के चैलेंज के लिए, तो क्रैश कोर्स की तरफ जाएं, क्योंकि क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए ये वाला फ्री है, उसमें और भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है, बट ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्रैश कोर्स आपका 999 में अवेलेबल है, और आप लोगों का जो 21 दिन का चैलेंज है ये वाला आप लोगों का 499 में अवेलेबल है, तो थोड़े से डिफरेंस के बाद आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है, इट्स ओनली अप टू यू, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवा दूंगी मैं, और ये मेरे हिसाब से आज का लास्ट टॉपिक आप लोगों का। और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल प्लीज छोड़कर ना जाए, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सबसे पहले है, याद रखना है आप लोगों को, पहला प्रिंसिपल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, एटमोस्ट गुड फेथ, ये कहता है दो पार्टीज होती हैं भाई, इंश्योरेंस कराने के लिए दो पार्टीज होती है ना, एक इंश्योरेंस करने वाला और एक इंश्योरेंस कराने वाला, एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योरी होता है ना, एक इंश्योरर और एक इंश्योरी, एक इंश्योरेंस कर रहा है और एक करवा रहा है। तो दोनों पार्टीज को सच सच सब कुछ बताना है, झूठ नहीं बोलना है, कि पता चले मुझे कैंसर है पहले से और मैं ये बात छुपा लूं और फिर हेल्थ इंश्योरेंस करा लूं, और 1 महीने बाद मुझे पता चल जाए उनको, तो वो क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपका जो इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कार चोरी होने के बाद कार का इंश्योरेंस करा रहे हो, मे बी ये पॉसिबल है, नहीं है ये पॉसिबल, क्योंकि आपने तो धोखा किया और कल को खुला तो गड़बड़, ठीक है। तो एटमोस्ट गुड फेथ मतलब दोनों ही पार्टीज को सच सच सब कुछ बताना है, सच सच सब कुछ बता दो, लिख लो, सब कुछ बता दो, दोनों पार्टी, ठीक है, दोनों पार्टी, कंपनी भी, करने वाली भी और करवाने वाला भी। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कह रहा है कि भाई यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो उसका मालिकाना हक आपका होना चाहिए, ठीक है, जिस चीज का इंश्योरेंस आप करा रहे हो उसका मालिकाना हक आपका होना चाहिए। ऐसा कभी सुना है किसी के पति ने मतलब यानी आपके पापा ने किसी और की वाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं, पहले तो घर में जूते पड़ेंगे फिर बाहर भी पड़ेंगे, कैसे, क्योंकि जब तक आपका मालिकाना हक नहीं है, लाइक हमें कल को पता नहीं है और कोई जानकार भी नहीं है और फिर भी वो मरने वाला है, उसका इंश्योरेंस करा ले और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले ले, ऐसे तो बहुत फ्रॉड हो जाएगा।
तो यानी किसी भी चीज का, मान लो आपने कभी सुना है, आप लोगों ने कभी करवाया है पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस? कराया क्या आपने? मैंने तो भाई नहीं कराया, तुमने कराया है क्या? मुझे तो लगता है नहीं कराया होगा, है ना, क्योंकि वो चीज हमारी है ही नहीं, हम इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब मालिकाना हक हमारा होना चाहिए, उसी चीज का इंश्योरेंस हम करा सकते हैं। ठीक है। अब बेटा लाइफ इंश्योरेंस के केस में मालिकाना हक कब होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? जब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब इंश्योरेंस करवा रहे हैं तब। इंश्योरेंस कराते टाइम, करवाते टाइम, लाइक आप लोगों का, आप जैसे मान लो किसी एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस, अब उन्होंने 2 साल बाद डिवोर्स ले लिया। ठीक है, उन्होंने 5 साल का कराया तो 2 साल बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अब क्या वो 3 साल आफ्टर 5 ईयर क्या वो वैलिड होगा? हाँ जी, वैलिड होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जब जब इंश्योरेंस करा रहे हैं तब उनका आपसी संबंध होना चाहिए, बाद में चला गया तो कोई बात नहीं, वो वैलिड होगा। ठीक है। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होगा? फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम इंश्योरेंस कराते टाइम भी और आग लगते टाइम भी, दोनों टाइम मालिकाना हक अपना होना चाहिए। अब जब मैं घर का इंश्योरेंस करा रही हूं तो घर मेरा है, फिर मैंने घर बेच दिया, फिर घर में आग लग गई, क्या मैं पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब मेरा वो घर नहीं है। ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होगा? इंश्योरेंस कराते टाइम मालिकाना हक होना चाहिए। मैं पूरी देसी लैंग्वेज में आपको बता रही हूं, अब भी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, और ये यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी। आइडेमिनिटी मतलब सुरक्षा, एक तरह से, मतलब आइडेमिनिटी का एक तरीका से सीधा मतलब ये बता दूं, जैसे लॉस की पहली स्थिति में पहुंचा देना। मतलब बेटा ये कहना चाहती हूं, जैसे मान लो मुझे 20,000 का लॉस हुआ। ठीक है, मैंने फायर इंश्योरेंस कराया हुआ था, मेरे घर का एक कोना जल गया और मुझे 20,000 का लॉस हुआ, और मैंने जो फायर इंश्योरेंस करवा रखा था वो 50,000 का करवा रखा था। तो मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे या 20,000? तो मुझे 20,000 ही रुपए मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे। उनके लोग आएंगे, देखेंगे 20,000 का खर्चा हुआ है तो 20,000 ही मिलेंगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी क्या कहता है कि कोई भी बंदा इंश्योरेंस से फायदा नहीं करवा सकता, बस अपने लॉस को कवर करवा सकता है, बस अपने लॉस को कवर करवा सकता है, फायदा नहीं करवा सकता। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज। प्रोक्सीमेट कोज का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज, यानी जो जो इंश्योरेंस में लिखे गए हैं ना कारण, लॉस उन्हीं कारण की वजह से होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए लॉस का। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज। ठीक है, जैसे हमने अगर बोला कि इंश्योरेंस के समय कारण ये चीजें होनी चाहिए तभी पैसे मिलेंगे, तो वही कारण होना चाहिए, इसके अलावा कोई और कारण ना हो। लाइक आप लोगों ने करवाया फायर इंश्योरेंस, ठीक है, और आपके घर में आग नहीं लगी बल्कि कोई दूसरी बिल्डिंग आके गिर गई, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी इंश्योरेंस का पैसा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया था फायर का, ना कि आपने करवाया था बिल्डिंग गिरने का। ठीक है, समझ रहे हो? तो प्रोक्सीमेट कोज के कारण ही होना चाहिए लॉस, वरना तो पैसे नहीं मिलेंगे। फिफ्थ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन मतलब, देखो ध्यान से सुनो, बच्चे तो जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनको तो ट्रिक भी ध्यान आ गई होगी, है ना। मिटिगेशन मतलब मिट्टी डालो, मिट्टी डालो मतलब, फिर से एग्जांपल लेते हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, ऐसे लोकली याद कर लो, ऐसे ही जनरली कि मिट्टी डालो। अगर अगर आपके घर में आग लगी, सपोज करो, अरे बच्चा नहीं लगेगी, मैं तो वैसे बोल रही हूँ, जैसे सपोज करो हमारे घर के आसपास एक घर है, उसके उसके बंदे ने ना, यानी एक सचिन नाम का बंदा है, और उन्होंने अपने घर का बड़े से बंगलों का करवा लिया इंश्योरेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस करवा लिया भाई 2 करोड़ का। अब उसने देखा रात को कि आग लग गई मेरे तो घर के एक कोने में। अब वो ना बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा है, पूरा घर जलने दो, मेरे को तो 2 करोड़ मिल जाएंगे, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है ना, फिर मैं अच्छे से नया घर बनाऊंगा, वो नाच रहा है। अब पूरा घर जल गया। अब इंश्योरेंस वाले आए और ये नाचने वाली वीडियो ना पड़ोसियों ने शेयर कर दी कि इसका जब घर जल रहा था ना तो ये नाच रहा था। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी? ये तो सोची समझी साजिश है, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मतलब मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहते हैं? जब आपका लॉस हो रहा है और आपको पता चल जाए लॉस हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करो, यानी आग लगो तो मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। ठीक है,
तो यानी लॉस को कम करने की कोशिश करो, तो उसे बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर है। ठीक है, ये 5 है। एक और है बेटा जो इसमें लिखा नहीं हुआ है, लिख लीजिए, यहाँ पे लिखना भूल गई है टीम। 6 प्रिंसिपल है, यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो गया। अब देखो 6th है आप लोगों का पॉइंट, सबोर्गेशन। क्या है? सबोर्गेशन। 6th पॉइंट क्या है? सबोर्गेशन। सबोर्गेशन ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन मतलब, यानी अगर आपने एक बार कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे ले लिए, मान लो आपकी एक कार चोरी हुई और आपने कार चोरी होने के पैसे यानी इंश्योरेंस कंपनी से ले लिए। अब आपकी कार आपको किसी रोड पे चलते हुए दिख गई। अब आप उस कार को अपने घर ले गए, अरे वाह, मुझे मेरी पुरानी कार मिल गई, नाच रहे हो आप। अब ये बात कंपनी को पता चले गई, कंपनी क्या बोलेगी? फ्रॉड के केस में अंदर ले जाएगी वो अलग, और कार को भी जब्त करेगी। कैसे? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लिए ना। अब वो कार किसकी हुई? इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये वाला कौन सा प्रिंसिपल है बेटा? सबोर्गेशन। सबोर्गेशन यानी सब बोर ले लिया, सारा सब कुछ ले लिया, सबोर्गेशन। यानी अब मेरे साथ आंखें बंद करो, चलो 6 प्रिंसिपल कितने हैं इंश्योरेंस के? भाई क्वेश्चन आएगा इसलिए इतनी मेहनत करा रही हूँ इस कंटेंट पे। प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, सब कुछ सच सच बोल दो दोनों पार्टीज। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि जिस बंदे का जो भी बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है उसका मालिकाना हक होना चाहिए उस चीज पर। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, लॉस कवर करेंगे, प्रॉफिट नहीं हो सकता इंश्योरेंस से। फोर्थ इज प्रोक्सीमेट कॉज, जो कारण लिखे गए हैं उसी कारण लॉस होना चाहिए। फिफ्थ इज इंश्योरेंस मिटिगेशन ऑफ लॉस, लॉस हुआ तो मिट्टी डालो, मिटिगेशन ये बोलता है। सबोर्गेशन मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लिए तो हक किसका हो गया? कंपनी का हो गया उसकी चीज पर। आई होप 6 के 6 प्रिंसिपल मैंने याद करा दिए हैं। पर पीडीएफ रीड करने का आपका काम है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ वैसे ही याद करवा दिया है। इंश्योरेंस कौन से होते हैं? टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है? देखो आप लोगों ने बहुत सालों पहले एक एड भी आती थी लाइफ इंश्योरेंस की, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जीवन बीमा। यानी यानी जिंदगी रही तो भी पैसे मिलेंगे, जिंदगी ना रही तो भी पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस, आग लगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो खा गई कंपनी। बीमार हुए तो पैसे मिलेंगे, बीमार हुए तो बीमार के पैसे दे देगी कंपनी, नहीं तो खा गई कंपनी। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस में क्या और लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस आई होप क्लियर है। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लेना एक बारी। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है बेटा जो जहाज होती है ना उसका इंश्योरेंस, मतलब एक सामान इधर से उधर ले जाया जा रहा है उसका। इनका डिफरेंस पढ़ लेना। अभी तक एस्टेट में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी एग्जाम्स में आता है, तो बाकी एग्जाम्स का मैं नहीं पढ़ाती हूँ इतना। तो अब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब एक बंदा अपनी बात दूसरे बंदे से बोल रहा है उसे कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाता है ना। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 तरीके के हैं बेसिकली, पोस्टल और टेलीकॉम। पोस्टल कौन सा होता है? जो पोस्ट के थ्रू किया जाता है। टेलीकॉम यानी टेलीफोन के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना। ट्रांसपोर्टेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वेयर हाउसिंग आप लोगों को पता है, यहाँ से वेयर हाउस से क्वेश्चन आता है। और वेयर हाउस क्या होता है? एक सामान को तब तक रखना जब तक उसका यूज ना आ जाए, तो उसे यानी सामान को सेफली रखना सिस्टमेटिक या पर्टिकुलर प्लेस पर तब तक उसका नीड ना हो, तब उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेयर हाउस बोला जाता है। और वेयर हाउसिंग के फंक्शन क्या क्या है बेटा? कंसोलिडेशन, फाइनेंसिंग। सबसे पहले तो क्या होता है कि आप लोगों का जब सारी चीजों को मतलब एक साथ कंसोलिडेट कर देते हो, ब्रेकिंग द बल्क, यानी ग्रुप में चीजें लेकर, लाइक आप लोगों ने गन्ने ले लिए या फिर चीनी ले ली हर तरह की, और फिर उसकी जैसे लाइक एप्पल ले लिए, कुछ आधे खराब है, आधे हरे हैं, आधे बहुत लाल हैं, उनको मतलब अच्छे वाली को ए क्वालिटी, बेकार वाली को थोड़ा बी क्वालिटी में रख दिया, उससे बेकार वाली को सी क्वालिटी रख दिया, ऐसे इस टाइप से ब्रेक कर देना बल्क। फिर है स्टॉक पीलिंग, स्टॉक को अलग से रखना, प्राइस स्टेबलिश, जब तक प्राइस स्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, बहुत महंगाई है नहीं या बहुत सस्ता है, तो जब तक थोड़ा सा किसी भी चीज की वैल्यू ना हो जाए, यानी किसी पर्टिकुलर गुड की, लाइक आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार अनियन बहुत महंगी हो जाती है क्योंकि वेयर हाउस वाले स्टोर कर लेते हैं जब तक महंगा ना हो जाए उसको, है ना। तो ये वाली चीजें हैं। अब है जो आपका क्वेश्चन आता है वो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस से आ जाता है बहुत बारी। तो वेयर हाउस के कितने टाइप होते हैं? प्राइवेट, जब कोई प्राइवेट बंदा वेयर हाउस खोल लेता है, लाइक जैसे प्राइवेट स्कूल होता है ऐसे प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं।
तो प्राइवेटली जब कोई किसी बंदे के द्वारा वेयर हाउस खोला जाता है तो उसमें प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक यानी पब्लिक, जैसे पब्लिक स्कूल होता है ना, कोई भी बंदा जाके एडमिशन ले सकता है, ऐसे ही पब्लिक वेयर हाउस होता है, कोई भी बंदा जाके अपना सामान कुछ टाइम के लिए स्टोर रख सकता है, यानी वो खोले गए होते हैं पब्लिक के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पर कोई भी बंदा कुछ फीस देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ फीस उनका जो चार्ज होता है वो देकर अपने सामान को स्टोर कर सकता है। बॉन्डेड एक लाइसेंस चाहिए होता है यहाँ पे रखने के लिए, लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस के बाद अगर हम अपना ये लाइसेंस मिल जाता है तो उसे बॉन्डेड वेयर हाउस में रख सकते हैं हम सामान को, ठीक है। ये एक्चुअली जब तक ये काम आता है, जब काम आता है ये जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं गुड्स को, और एयरपोर्ट के पास जो वेयर हाउसेस बने होते हैं उनको बॉन्डेड वेयर हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो वेयर हाउसेस होते हैं उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव वेयर हाउस बोला जाता है, और कोऑपरेटिव वाले लोग कोऑपरेटिव मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं के लिए वो यूजफुल होते हैं। गवर्नमेंट के लिए जो टोटली गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए होते हैं और गवर्नमेंट के यूज के लिए, लाइक जो गवर्नमेंट है वो अनाज बांटेगी, 9 किलो रुपए गेहूं, 8 रुपए किलो गेहूं या सब्सिडी में, तो वो अपना सामान कहाँ रखेगी? गवर्नमेंट वेयर हाउसेस में रखेगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के वेयर हाउस होते हैं अपने अलग अलग। आई होप आपको समझ आ गया है, पूरा कंटेंट मैंने रिवाइज करवा दिया है, क्योंकि मेरे एक तो ये मन था कि बस सीधा टेस्ट डलवा दूं, कंटेंट आपका बता दूं, पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम प्लीज वीडियोस भी डाल दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपकी आवाज सुनने के बाद। और इसके बाद बस इतना ही कंटेंट को रिवाइज कर लो बार बार, यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते खुद पे, तो है ही नहीं आप लोगों को ट्रस्ट खुद पे, तो आप लोग ट्रस्ट करते ही नहीं हो, बट अब मुझ पे तो कर लो ना। बहुत सारे बच्चों ने बेटा एचपीएससी में सिलेक्शन ही नहीं बल्कि अच्छे रैंक से सिलेक्शन लेते हैं बच्चे, तो एस्टेट तो आराम से हो जाएगा। प्लीज 21 दिन का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करें और उसे आराम से तहे दिल से माने, समझे चीजों को, आराम से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ऐसे ऐसे करके आज फर्स्ट डे का जो पूरा कंटेंट कराया, ऐसे करके हम हर कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में फुल मॉक टेस्ट भी देंगे। आराम से इस पीडीएफ को बार बार पढ़ लेना, हिंदी में मैं कन्वर्ट करवा दूंगी, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग एरर्स में, बट कन्वर्ट जरूर करवा दूंगी मैं हिंदी में, ठीक है। बाकी आप लोगों की जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और जितने भी बच्चे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। क्रैश कोर्स में ये वाला कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो एक ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगी। क्रैश कोर्स अभी 999 में अवेलेबल है, जिसके अंदर ये 21 दिन का चैलेंज वाला कोर्स फ्री है। और अगर आप 21 दिन वाले चैलेंज वाले कोर्स में आना चाहते हैं, 499 में अवेलेबल है राइट नाउ, आप ले सकते हैं। कोर्स प्राइस कभी भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, कम तो बिल्कुल नहीं होगा। 499 में पूरा, अगर आप पूरा 21 दिन पढ़ते हैं तो आराम से स्टेट क्लियर कर जाएंगे। और आप लोग आराम से आज इस टॉपिक का टेस्ट दें, ठीक है, इवनिंग में टेस्ट डल जाएगा आप लोगों का। 25 क्वेश्चन डलेंगे इन पूरे टॉपिक्स में से, इन 5 टॉपिक में से जो आज मैंने आपको कवर करवाए हैं, और टेस्ट दें और अपने आप को जांचें कि ये टॉपिक आ गए या नहीं। आई होप अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।